किसी को नफ़रत है मुझसे तो कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं है मुझ पर तो कोई एतबार कर बैठा है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना? ये दुनिया भी कितनी अजीब है। कोई मिलना नहीं चाहता तो कोई इंतज़ार कर बैठा है। नमस्कार, आज मैं आशना आप सभी के समक्ष फिर एक बार एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। इस कहानी का शीर्षक है दो नाक वाले लोग और इसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। अब कहानी का शीर्षक देख के तो आप भी समझ ही गए होंगे कि ये एक और व्यंग रचना है इनकी। तो इस कहानी के माध्यम से इन्होंने बहुत ही जटिल मुद्दा उठाया है और उसे बहुत ही हंसमुख तरीके से पेश किया है। तो वो मुद्दा क्या है ये तो कहानी पढ़ने पर ही समझ आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। लेकिन जैसे हर बार की तरह मैं कहानी शुरू करने से पहले लेखक या लेखिका का परिचय देती हूँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं हरिशंकर परसाई जी का परिचय नहीं दूँगी। ये इसलिए बिकॉज़ मैं ऑलरेडी इनकी एक और कहानी थी, उस कहानी में, उस वीडियो में एक्चुअली मैंने इनके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। तो अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हो, हरिशंकर परसाई जी के बारे में बेसिकली जानना चाहते हो, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उस वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट को देख सकते हो, क्योंकि वही सेम चीज़ यहाँ रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस वीडियो ही लंबी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप उनकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो वहीं पर देख लो, ताकि यहाँ पर आपका टाइम भी बचेगा और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी है कि जो कहानी है वो बदलेंगी, किरदार बदलेंगे, लेकिन जो इंसान की जीवन शैली है, जो रचनाकार की जीवन शैली है, वो थोड़ी ना बदलेगी। तो वो तो वही रहेगी, आज भी वही है, 50 साल बाद भी वही रहेगी। तो इससे अच्छा है कि आप वो उस इंट्रोडक्शन पार्ट को वहीं पर देख लीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी शुरू होती है लेखक से। लेखक कहते हैं कि मैं उन्हें समझा रहा था कि लड़की की शादी में टीम टाम में व्यर्थ खर्च मत करो, पर वे बुज़ुर्ग पता है क्या कहते हैं? आप ठीक तो कह रहे हो, पर रिश्तेदारों में ना हमारी नाक कट जाएगी, यानी इतने सालों की जो उनकी कमाई हुई इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। और हाँ, मैं आपको एक कहानी लाइन टू लाइन पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, बिकॉज ये चीज़ आपको बाकी यूट्यूब चैनल्स पे आराम से मिल जाएगी। जो आपको नहीं मिलेगा वो है इसकी समरी। तो मैं इस कहानी की समरी बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको समझ आए कि आखिर इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में नाक की हिफाजत यानी इज्जत की रखवाली को बड़ी तवज्जो दी जाती है। चार लोग क्या कहेंगे ये खुद की सोच से ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इन चार लोगों की छोटी से छोटी टिप्पणी से छोटी बात पर भी नाक कट जाती है। छोटा आदमी यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास ना ज़्यादा पैसा है और ना ज़्यादा पावर, उसकी नाक तो और नरम होती है, क्योंकि जो बड़ा आदमी है वो तो पैसे और पावर के बलबूते पर अपनी नाक पर या तो चमड़े का रंग चढ़वा लेते हैं या इस्पात की नाक लगवा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी नाक पहले की ही तरह फिट और शोभा बढ़ा रही होती है। चलो, ये तो थे दो कैटेगरी के लोग। अब तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो अपनी नाक को तलवे में रखते हैं, यानी उन्हें फ़र्क ही नहीं है कि उनकी नाक है या नहीं है। गुनाह करेंगे, पकड़े जाएंगे, फिर गुनाह करेंगे, इनकी नाक तो जैसे बची ही ना हो। तो इनकी नाक काट के लोग करेंगे भी क्या, क्योंकि नाक चेहरे पर कटे तो ही कुछ मतलब होता है। यानी जिनकी इज्जत हो उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया जाए तो ही लोगों को मज़ा आता है, वरना नहीं। अब आगे लेखक कहते हैं कि कुछ नाकें गुलाब के पौधों की तरह होती हैं, कलम कर दो तो अच्छी शोभा बढ़ाती हैं और फूल भी बढ़िया लगते हैं। यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को ना अक्ल लोगों के ताने सुनकर ही आती है। वो मैंने कई बार कहा भी तो है कि हर कोई कहाँ समझता है सिर्फ बातों से, कुछ एक को एक हादसा ज़रूरी होता है। तो बस वही बात है। नाक बढ़ाने के इज्जत कमाने के और भी तरीके होते हैं। लेखक के एक दोस्त एक दिन बड़े परेशान, कहने लगे कि लड़की ने दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली है, हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट गई। फिर लेखक उन्हें समझाते हैं कि कलम हुई है, कटी नहीं है। 3-4 महीने बाद देखा तो सच में कुछ ऐसा ही हो रखा था। वे सज्जन बड़े ही खुश थे। लेखक की भाषा में उनकी नाक पहले से भी काफ़ी लंबी हो गई थी। वे कहने लगे, बिरादरी में लोग कहते हैं आपने बड़ा क्रांतिकारी काम किया है। खैर, लेखक को तो किसी और सज्जन की भी चिंता थी, जो अपनी लड़की की शादी पुराने ठाट बाट से करना चाहते थे। परंतु बात दरअसल ये थी कि पहले वे अपर मिडिल क्लास थे और अब वे गरीब हो गए हैं। उनकी हालत एकदम बिगड़े घोड़े की तरह थी। वो बौखलाए हुए थे
किससे जाकर उधार ले ले उसका भी कोई भरोसा नहीं। उन सज्जन को अपनी लड़की की अंतरजातीय शादी कराने से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी तो बस यही कि शादी ठाट बाट से होनी चाहिए, जबकि पैसा उतना था नहीं। लेखक ने उन्हें समझाया कि पैसा आपके पास एक नहीं, कर्ज ले भी लिया तो चुकाएंगे कहाँ से। लेखक ने ये भी कहा कि जब अंतरजातीय विवाह करवा रही हो तो तरीका भी नया अपना लो, कोर्ट मैरिज ही करा दो, बाद में रिसेप्शन रख लेना। आप आर्य समाजी हैं, घंटे भर में आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति रिवाज से शादी कर डालिए। लव मैरिज है, लड़के को दहेज भी नहीं चाहिए, लड़की के कपड़े वगैरह मिला के शादी 1000 में हो जाएगी। पर वे थे बुजुर्ग, उन्हें 4 लोग क्या कहेंगे उससे फ़र्क पड़ रहा था। उन्हें समझाया कि दूर की जगह की शादी में कोई रिश्तेदार ज़्यादा पैसे खर्च करके नहीं आते, और चलो आ भी गए तो इतनी भयंकर गर्मी में कौन ही बाहर निकलेगा। फिर लेखक आगे ये भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण 11 रुपये में शनि उतार देते हैं, 25 रुपये में सगोत्र विवाह कर देते हैं, मांगलिक लड़की के मंगल 15 रुपये में शुक्र में फेंक देते हैं, वे शादी ब्याह को सितंबर से मार्च तक सीमित क्यों नहीं कर सकते? इतनी भयंकर गर्मी, इतनी भयंकर ठंड में ही शादियां क्यों होती हैं? और तो और जो बाकी धर्म के लोग हैं वो जब अगर बीच महीनों में शादी करते हैं तो क्या वो वर वधू मर जाती हैं? लेकिन एज़ यूजुअल बुजुर्ग नानो फिर भी नहीं माने। जोर दे रहे थे कि रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। मैं क्या जी, एक्स्ट्रा पैसे लगाकर दूर दूर से नाक काटने कौन आएगा? अच्छा चलो काट भी ले तो पटियाला में कटेगी, काट लेने दो। इधर किसको पता आपकी पटियाला वाली नाक के बारे में? वे थोड़े गुमसुम हुए। लेखक ने ये भी कहा, अच्छा चलो मैं पुरोहित बन जाऊंगा। वैसे तो विवाह विधि आती है मुझे, पर नहीं भी आती होती तो कोई बात नहीं है। आजकल कौन ही संस्कृत समझता है, बस अह का उच्चार करते रहो, बीच में चाहे कुछ भी बोल दो। दो बुजुर्ग नानू हंसने लगे। अगर ये भी ना मंजूर हो तो एक दूसरे के रिश्तेदारों को तो कोई जानता ही नहीं है, तो कह देना लड़के के पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले बेटे की शादी देखना चाहते थे और जल्दबाजी में शादी करानी पड़ी। रिश्तेदार को क्या पता चलेगा कि असल में लड़के के पिताजी की मृत्यु कब हुई थी। पर सत्यवादी बुजुर्ग नानू को इस तरह की धोखाधड़ी मंजूर नहीं थी। वो कहते हैं ना, यू डोंट लिसन व्हेन आई टॉक, मे बी यू विल लिसन व्हेन आई वॉक। तो बस लेखक वहाँ से चल दिए। अब जब 2-3 महीने बाद वे वापस आए तो पता चला कि बुजुर्ग नानू ने कर्ज लेकर अपनी बिटिया रानी की शादी करवा डाली। 3-4 दिन बाद से ही साहूकार रोज़ थोड़ी थोड़ी नाक काटने जाने लगे। अब तो साहूकार भी निराश लौट आते हैं कि काटने को तो नाक ही नहीं बची। लेखक मजाक में लोगों से कहते हैं कि अरे इन्हें बता दीजिएगा कि इनकी दूसरी नाक ना पटियाला में पूरी रखी है, वहाँ जाके काट लें। सो दैट इज़ इट। कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको इस कहानी की समरी अच्छे से समझ आई होगी। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।